दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं के डीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 मार्च 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच को लेकर के ईडी ने कल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार वालों और फिर रिश्तेदारों के आवास पर छापेमारी की। एजेंसी के सूत्रों ने बताया है कि छापेमारी के दौरान 53 लाख रुपए कैश, 1900 अमेरिकी डॉलर, लगभग 540 ग्राम सोना और 1.5 किलोग्राम सोने के आभूषण जब्त किए गए हैं। छापेमारी की इस कार्रवाई के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक ईडी के अधिकारियों ने तेजस्वी यादव की पत्नी से कई घंटों तक इस मामले को लेकर के पूछताछ की है। जब सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि लंबी पूछताछ की वजह से तेजस्वी यादव की गर्भवती पत्नी को ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी की दिक्कत हो गई और वह बेहोश हो गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी हाँ, ईडी ने लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के साथ साथ बेटियों चंदा, हेमा और रागिनी के यहां भी छापेमारी की। लालू प्रसाद यादव ने ईडी के इस छापेमारी की तुलना आपातकाल से करते हुए कहा था कि हमने आपातकाल का काला दौर भी देखा है, हमने वे लड़ाई भी लड़ी थी। आधारहीन प्रतिशोधात्मक मामलों में आज मेरी बेटियां, नन्हे मुन्ने नातियों और गर्भवती पुत्रवधू को भाजपाई ईडी ने 15 घंटे से बैठा करके रखा है। क्या इतने निम्न स्तर पर उतर करके बीजेपी हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी? दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है। जब वही कल बिहार में मौसम शुष्क बना रहा, आज मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। बिहार के उत्तर पश्चिमी और फिर दक्षिण पश्चिमी के लोगों को इस हल्की बारिश से गर्मी से काफ़ी राहत मिलेगी। जी हाँ, 11 जिलों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कल छपरा, औरंगाबाद, मोतिहारी समेत 11 जिलों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। जब पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 24 घंटे के अंदर गोपालगंज, सीवान, भोजपुर समेत आदि जिलों में तेज हवाओं की स्थिति बनी रहेगी। तेज हवाओं के साथ साथ हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं। आज मौसम पूरी तरीके से शुष्क बने रहने की संभावना है। जब वही मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटे में जहानाबाद, रोहतास, नालंदा, औरंगाबाद और गया जिले में बारिश के साथ साथ वज्रपात गिरने की भी संभावना जताई गई है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार बिहार के ज्यादातर जिलों में अगले 5 दिनों तक कोई भी परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। आपको बता दूं कि ये जो मौसम विभाग ने बारिश होने का अनुमान लगाया है, यह सिर्फ एक अनुमान है, कंफर्म नहीं है कि बारिश होगा ही होगा। हो सकता है कि बारिश हो जाए, ऐसा यह अनुमान लगाया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मकान बना रहे लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। जब पिछले 3 सप्ताह में सरिया की कीमत में 500 रुपये प्रति क्विंटल की कमी आई है, जबकि सीमेंट की कीमत में भी कमी दर्ज की गई है। जब सीमेंट 10 रुपये प्रति बोरी सस्ता हुआ है। ऐसे में अब जो लोग अपना मकान बना रहे हैं उन्हें निर्माण के खर्च में कुछ बचत हो जाएगी। कारोबारियों की माने तो मार्च के बाद कीमत में इजाफा हो सकता है। कारोबारियों ने बताया है कि पिछले माह तक गैर ब्रांडेड सरिया की कीमत 6,500 रुपये प्रति क्विंटल थी, जो अब 6,000 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर बिक रहा है। जबकि ब्रांडेड सरिया की कीमत 7,000 रुपये प्रति क्विंटल से घट करके 6,500 रुपये तक हो गई है। उन्होंने बताया है कि जुलाई के बाद फिर कीमत गिर सकती है। दूसरी ओर सीमेंट की कीमत में भी इजाफा दर्ज किया गया है, जो राहत वाली बात है। जब सीमेंट की कीमत 10 रुपये प्रति बोरी कम हुई है। जो सीमेंट 2 सप्ताह पहले 350 रुपये प्रति बोरी मिल रहा था, अब वह सीमेंट 340 रुपये प्रति बोरी बिक रहा है। कारोबारियों की माने तो फिर मार्च के अंत में भवन निर्माण ठहर सा जाता है, खास करके सरकारी प्रोजेक्ट का काम। इसके कारण मांग कम हो जाती है और कंपनी सीमेंट की कीमत में कटौती कर देती है। दोस्तों बात करते हैं कि आम के पेड़ों पर लगे अधिक मंजर से बेहतर उत्पादन होने की आशंका जताई जा रही है। जब पिछले साल की तुलना में इस साल आम के पेड़ों पर ज्यादा मंजर लगे हैं। जब वैशाली में प्रखंड कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि वैशाली जिले में पिछले कुछ सालों से आम की व्यावसायिक खेती शुरू हुई है, जहाँ आम का पेड़ प्रत्येक वर्ष एक समान उपज नहीं हो देती है। सामान्यतः जिले में प्रति वर्ष 30 से 35 लाख रुपए के आम का उत्पादन होता है, जहाँ इस साल आम के पेड़ों में मंजर अन्य वर्षों की तुलना में ज्यादा लगे हैं। इससे आम के उत्पादन में भी निश्चित तौर पर बढ़ोतरी होगी। कृषि वैज्ञानिक ने किसानों को आम के पेड़ों की नियमित
देखभाल करने और फिर आवश्यकता अनुसार दवाओं का उपयोग करने की सलाह दी है। आवश्यकता अनुसार दवाओं का उपयोग करने से आम का उत्पादन बेहतर होता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक तरफ महागठबंधन की सरकार बने 6 महीने का वक्त ही गुजरा है और सारे सियासी दलों के बीच मनमुटाव के संकेत साफ दिखने लगे हैं। जब बिहार में राजद और जदयू के बीच सब ठीक नहीं चल रहा है, वहीं कांग्रेस भी नीतीश कुमार से ज़्यादा खुश नहीं दिख रही है। जब कांग्रेस की डिमांड थी कि नीतीश मंत्रिमंडल में उसे और जगह दी जाए, लेकिन संख्या बल के आधार पर उसे मंत्रिमंडल में विभागों का वितरण नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कांग्रेस नाराज है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री पद के चेहरे के तौर पर भी कांग्रेस का समर्थन नहीं मिल रहा है। जी हां, कांग्रेस इसके लिए सीधे राहुल गांधी को पीएम पद का चेहरा मान रही है। अब कांग्रेस के बीच भी सिर्फ फुटबॉल आम हो गई है। जी हां, कांग्रेस प्रदेश के नेता अपने नेताओं के खिलाफ तो हो ही गए हैं, साथ ही साथ पार्टी के खिलाफ भी हो गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के 5 नेताओं को पार्टी की तरफ से अनुशासनहीनता का नोटिस जारी किया है और उनसे इस पर जवाब भी मांगा गया है। जबकि पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के बाद पार्टी के जनाधार की तलाश के साथ साथ लोकसभा चुनाव के साथ ही पार्टी को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से चर्चा के लिए बैठक करने वाली है। दोस्तों बात करते हैं कि अररिया के रानीगंज प्रखंड में बिहार के दूसरे चिड़ियाघर को बनाने का मास्टर प्लान अगले सप्ताह तक केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को भेज दिया जाएगा। इसके लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तैयारी कर रहा है। इस संबंध में अगस्त 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्टेट वाइल्ड लाइफ की बैठक के दौरान अपनी मंजूरी दी थी। जी हां, स्टेट वाइल्ड लाइफ की बैठक में नीतीश कुमार द्वारा मंजूरी मिलने के बाद ये प्रस्ताव सेंट्रल जू अथॉरिटी को भेज दिया गया था। इसके बाद से विभाग और फिर सेंट्रल जू अथॉरिटी के बीच लगातार बातचीत जारी है। अथॉरिटी ने प्रस्ताव के बारे में जिन सवालों की जानकारी मांगी थी, उसके जवाब की जानकारी विभाग ने कर ली है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मास्टर प्लान जाने के बाद तकनीकी बैठक की संभावना अगले महीने तक है। जहां अररिया जिले के रानीगंज में प्रस्तावित चिड़ियाघर का इलाका करीब 289 एकड़ में फैला हुआ है। जब वे स्थान नेपाल और फिर पश्चिम बंगाल के नजदीक है, ऐसे में वहां विभिन्न प्रकार के पक्षी आते रहते हैं। प्रस्तावित चिड़ियाघर के इलाके में तालाबों की बहुतायत होने से हर साल के अक्टूबर और मार्च महीने में प्रवासी पक्षी देखे जाते हैं। इस स्थान की बहुआयामी शेर, बाघ, तेंदुआ, गेंडा, जिराफ, हिरन सहित अन्य जानवरों के लिए अनुकूल की रहने की संभावना है। इस कारण से इसे चिड़ियाघर के रूप में विकसित करने का विभाग ने फैसला किया है। दोस्तों बात करते हैं कि तमिलनाडु मामले में बिहार पुलिस एक्शन में है। लगातार कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किए गए वीडियो की जांच की जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई ने विभिन्न आधारों में केस दर्ज करके 10 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है। कुल 30 वीडियो और फिर फोटोज चिन्हित किए गए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। कल इस मामले में पुलिस ने बताया है कि मनीष कश्यप और युवराज सिंह राजपूत अब तक उपस्थित नहीं हुए हैं, जहां उनके विरुद्ध गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से अनुरोध करके वारंट जारी कर दिया जाएगा। जब पुलिस ने कहा कि मनीष कश्यप एक आदतन अपराधी है, जब पहले से 7 मामले दर्ज हैं। राकेश तिवारी और फिर राकेश रंजन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया है कि पुलिस पर कई बार हमला भी किया जा चुका है। पुलवामा घटना के बाद पटना के लहासा मार्केट में कश्मीरी दुकानदारों को पीटने के आरोप में मनीष कश्यप को जेल भेजा जा चुका है। पहले मनीष कश्यप पूर्व में सांप्रदायिक पोस्ट करने और गतिविधियों में संलिप्त रहा है। जब कांड दर्ज होने के बाद वह फरार है। जब साथ ही एक और आरोपी युवराज सिंह राजपूत भी फरार है। आपको बता दूं कि इस मामले में 4 लोगों को नामजद किया गया था, जहां अमन कुमार को गिरफ्तार किया जा चुका है। बताया गया है कि मनीष कश्यप द्वारा BNR न्यूज़ हनी नामक यूट्यूब चैनल का एक वीडियो ट्वीट किया गया था, जिसमें पट्टी बांधे 2 लोगों को दिखाया जा रहा है। इस ट्वीट में टैग वीडियो देखने के संदिग्ध लग रहा था। अंत में जांच की गई और फिर वीडियो अपलोड करने वाले व्यक्ति राकेश कुमार को गोपालगंज से पूछताछ के लिए लाया गया। दोस्तों बात करते हैं कि लालू प्रसाद यादव और फिर राबड़ी देवी से पूछताछ के बाद अब तेजस्वी यादव, उनकी बहनों और फिर राजद के पूर्व विधायक अबू दोजाना की कार्रवाई से रोहिणी आचार्य का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गई है। एक के बाद एक 5 ट्वीट करते हुए रोहिणी आचार्य ने कहा कि नहीं झुका लालू राबड़ी परिवार, तुम लोगों के इस अन्याय का जवाब वक्त आने पर मिलेगा। अब ये सब बर्दाश्त से बाहर है। रोहिणी आचार्य ने कहा कि ये अन्याय हम याद रखेंगे जब सब याद रखा जाएगा। बहन के छोटे छोटे बच्चों ने क्या गुनाह किया है, गर्भवती भाभी ने क्या गुनाह किया है, क्यों सबको टॉर्चर किया जा रहा है। आज सुबह से सबको टॉर्चर किया जा रहा है। इन लोगों का गुनाह सिर्फ
इतना ही है ना कि फास्टिस्ट और फिर दंगाइयों के आगे कभी झुके नहीं। एक अन्य ट्वीट में रोहिणी आचार्य ने कहा कि कंस ने भी गर्भवती माता का अपमान किया था, फिर क्या हुआ, कंस का याद तो होगा ही। जब तुम लोगों का भी वक्त नजदीक है, तुम लोग और कितना गिरोगे, समय बलवान होता है। 15 साल पुराना बंद केस को खोल करके दंगाई बेटी जलाओ पार्टी भगोड़े तरीपार लोग क्या साबित करना चाहते हो। रोहिणी आचार्य यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि कुछ तो शर्म करो, घर में एक गर्भवती बहू है, जब बहनों के छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें टॉर्चर करने का पाप तो तुम लोगों को लगेगा ही। उन्होंने ये भी कहा है कि बस इनका एक ही मकसद है, किसी भी तरीके से लालू परिवार को झुकाना, चाहे नीचता की कितनी भी हदें पार करने क्यों ना पड़े। ये लोग करेंगे और करते ही रहते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि भारतीय रेलवे अपने पैसेंजर्स की सुविधाओं का खास ख्याल रखता है। यात्री अपने सफर के दौरान किसी भी दिक्कत से दूर रहे, इसके लिए रेलवे समय समय पर नई नई सर्विसेज लाता रहता है। इसके लिए रेलवे उन्हें सलाह भी देता रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि फ्लाइट की तरह ही ट्रेन में भी आप कुछ लिमिट तक ही सामान ले जा सकते हैं? नहीं ना। आपको बता दूं कि लंबी यात्रा करने वाले यात्री को ट्रेन में ज़्यादा सामान ले जाने की इजाज़त नहीं है। इसके लिए रेलवे वजन की लिमिट सेट की है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर सामान होने पर पैसेंजर्स को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आइए अभी आपको बताते हैं कि आप ट्रेन में कितना सामान ले जा सकते हैं। अगर किसी कारण यात्री को ज़्यादा सामान ले जाना पड़े तो फिर इसके लिए रेलवे उन्हें पार्सल कार्यालय जाकर के लगेज बुक कराने का निर्देश देता है। अक्सर देखा जाता है कि कई यात्री ज़्यादा सामान के साथ ट्रेवल करते नजर आते हैं, इससे वे खुद तो परेशान होते ही है, जब साथ ही साथ अपने साथ ट्रेवल कर रहे लोगों को भी परेशान करते हैं। इसी को ध्यान में देखते हुए रेलवे ने हर कोच के हिसाब से लगेज की लिमिट सेट की है। रेलवे के मुताबिक ट्रेन कोच में यात्री 40 से 70 किलो तक के वजन का सामान अपने साथ कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। स्लीपर क्लास में बिना एक्स्ट्रा पैसा खर्च किए ही 40 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं। वहीं सेकेंड AC में 50 किलो तक और 70 किलो तक का वजन का सामान ले जा सकते हैं। अगर यात्रा के दौरान कोई पैसेंजर इस नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो फिर उसे इसके लिए पैसे चुकाने होंगे। जहां वहीं यात्री 109 रुपये में खुद के लिए लगेज वैन भी बुक कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव सिर्फ 29 साल की उम्र में अरबों रुपए की 52 संपत्तियों के मालिक बन गए थे। जब पटना में उनके नाम अकुत संपत्ति है तो फिर दिल्ली के सबसे पॉश इलाके न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में तेजस्वी यादव के पास अरबों रुपए का 4 मंजिला आलीशान मकान है। यह तेजस्वी यादव पटना में 7.5 करोड़ रुपए का मॉल बनवा रहे थे। लालू परिवार पटना का सबसे बड़ा जमींदार बन गया है, जिसके पास सिर्फ पटना में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा ज़मीन है। 2008 में लालू प्रसाद और उसके परिवार के खिलाफ उन्हीं संपत्तियों का ब्यौरा देते हुए शरद यादव और फिर ललन सिंह ने जांच की मांग की थी। जब ललन सिंह ने सारे दस्तावेज पहल CBI को उपलब्ध करा दिए थे। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने आंकड़े दिए हैं। जब सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार के मौजूदा डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई नहीं की है। जहाँ वे क्रिकेट खेलने के लिए गए थे लेकिन वहाँ भी फेल हो गए। उन्होंने कोई दूसरा रोजगार धंधा भी नहीं किया। फिर बिना कुछ किए सिर्फ 29 साल की उम्र में वे अरबों रुपए की 52 संपत्तियों के मालिक कैसे बन गए? तेजस्वी प्रसाद यादव को बताना चाहिए कि वे दिल्ली के सबसे पॉश इलाके न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, जहां देश के बड़े बड़े अमीर घर खरीद नहीं पाते, वहां तेजस्वी यादव अरबों रुपए के 4 मंजिला आलीशान मकान के मालिक कैसे बन गए? सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने सत्ता में रहते हुए यही बस एक ही मंत्र अपनाया था, तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। जब गरीब लोगों से भी उनकी जमीन लालू परिवार के सदस्यों के नाम लिखवा ली गई थी। हर काम के लिए जमीन लेते हुए गरीब परिवार में जन्मे लालू प्रसाद यादव सबसे बड़े जमींदार बन गए हैं। जब उनके पास पटना में 1 लाख वर्ग फुट से ज़्यादा बेशकीमती जमीन है। जब सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने न सिर्फ नौकरी देने के लिए बल्कि विधायक, सांसद, मंत्री और फिर MLC बनवाने के लिए भी कीमती जमीन अपने परिवार के सदस्यों के नाम से रजिस्टर्ड करवा ली। आज अगर उनका पूरा परिवार जांच के फेरे में पड़ा है तो फिर इसके लिए खुद लालू प्रसाद जिम्मेदार है। उन्होंने खुद ही पूरे परिवार को फंसा दिया है, जब किसी दूसरे ने नहीं फंसाया है। दोस्तों बात करते हैं कि राज्यसभा सांसद और फिर राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव की बेटियों और फिर बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव का घर खर्च सर्च किया जा रहा है। दरअसल ये टीस है। अगस्त 2022 में जो सरकार बिहार में गई उसकी टीस
इन संस्थानों के माथे पर रखी गई है। इन संस्थानों में सेवा विस्तार पाने की चाह रखने वाले अधिकारियों ने इन्हें आश्वासन दिया है कि वे सरकार हिला देंगे, लेकिन सरकार हिलेगा नहीं। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने चेतावनी दी है कि बात आइए, जब आप सत्ता में नहीं होंगे तब आपके साथ भी ऐसी पुनरावृत्ति हो सकती है। क्या वे उचित होगा? मनोज झा ने मीडिया से चर्चा करने के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीबीआई और फिर ईडी आदि संस्थानों को स्क्रिप्ट देना बंद करें। दरअसल ये अफसर मजबूर हैं, ये कार्रवाई उनकी ही नहीं है, ये मजबूर हैं। ये कार्रवाई के समय किसी दूसरे की लिखी स्क्रिप्ट लेकर के जाते हैं। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि बंद पुराने केस खोले जा रहे हैं। दरअसल भाजपा ने जांच एजेंसियों का चरित्र धूमिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब जांच संस्थानों की कार्रवाई का लोग माहौल उड़ाते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम परेशानियों के बाद भी लालू परिवार अडिग है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्ष के हर नेता पर कार्रवाई की गई है। केंद्र को चेतावनी दी है कि राजनीतिक लड़ाई को राजनीतिक तरीके से लड़ें। सरकार को इन संस्थानों की विश्वसनीयता की चिंता करनी चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि पिछले कुछ साल में रेलवे की सुविधाओं में भले ही कोई सुधार देखने को मिले हो, लेकिन गंदगी के मामले में अब भी काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। जहाँ राजधानी एक्सप्रेस से लेकर के गरीब रथ और फिर दूसरी एक्सप्रेस ट्रेनों में फैली गंदगी से जहाँ उनमें सफ़र करने वाले यात्री परेशान हैं। जहाँ अगर आप भी रेलवे में सफ़र कर रहे हैं तो आप लोग देखे होंगे कि रेलवे में कितनी गंदगी होती है। जी हाँ, लोग बदबू से वहाँ पर रह नहीं पाते हैं, बदबू पूरे डब्बे में फैल जाती है। जहाँ लोग ट्विटर के अलावा रेल मदद ऐप पर भी भारतीय रेलवे से इसकी शिकायत कर रहे हैं। अभी हम उन 10 ट्रेनों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें पसरी गंदगी पर रेलवे को सबसे ज़्यादा शिकायतें मिली है। अगर आप भी इन ट्रेनों में सफ़र करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर एक बार फिर आप सोच लें। रेल मदद ऐप पर मिली शिकायत के मुताबिक गंदगी के मामले में पहले नंबर पर सहरसा अमृतसर गरीब रथ ट्रेन है। यह ट्रेन पंजाब के अमृतसर से बिहार के सहरसा जिले तक जाती है। यह इस ट्रेन दोनों तरफ से खचाखच भर करके जाती है। जहाँ इस ट्रेन में गंदगी का सबसे ज़्यादा 81 शिकायतें मिली है। जब लोगों ने इसके कोच से लेकर के सिंक और टॉयलेट केबिन तक में गंदगी पड़सने का कंप्लेंट किया है। इसके बाद जोगबनी आनंद विहार सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन में 67, श्री माता वैष्णो देवी बांद्रा स्वराज एक्सप्रेस ट्रेन में 64, बांद्रा श्री माता वैष्णो देवी स्वराज एक्सप्रेस ट्रेन में 61 और फिरोजपुर अगरतला त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस ट्रेन में 57 शिकायतें मिली है। जब यात्रियों ने इन ट्रेनों में गंदगी पसरे होने और फिर सफाई ना होने की शिकायत की है। तो ऐसे में अगर आप भी इन ट्रेनों में सफ़र करने का प्लान बना रहे हैं तो आप गंदगी का सामना कर सकते हैं। तो ऐसे में इस पर सवाल है आपसे कि क्या आप भी ट्रेन में सफ़र किए हैं? अगर ट्रेन में सफ़र किए हैं, इन ट्रेनों में अगर आप सफ़र किए हैं तो क्या गंदगी वहाँ पर होती है? हाँ या ना, आप कमेंट करके जवाब जरूर दीजिए। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी पर अपने अनुभव शेयर करते हुए कहा कि शराब के कारोबार से बिहार को हर साल 5,000 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही थी। जहाँ पर लोगों के 5,000 करोड़ रुपए शराब पर खर्च हो रहे थे। जहाँ शराबबंदी के बाद लोग पैसों का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत के लिए करने लगे हैं। आम लोगों के खान पान, शिक्षा आदि में सुधार हुआ है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि वे 9 जुलाई 2015 को महिलाओं के एक प्रोग्राम में गए थे जहाँ उसमें महिलाओं ने शराब बंद करने की मांग की। तब मैंने कहा था कि यदि चुनाव के बाद सरकार बनी तो फिर शराबबंदी लागू करेंगे। सरकार बनी, फिर 5 अप्रैल 2016 से बिहार में पूरी तरीके से शराबबंदी लागू कर दी गई। जहाँ उनका ये भी कहना था कि वे पढ़ाई के दौरान भी शराब के सेवन के खिलाफ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हालिया सर्वे में पता चला है कि 1,82,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है। जहाँ WHO ने साल 2018 में सर्वे की रिपोर्ट प्रकाशित की थी, उसके मुताबिक पूरे एक साल में 30 लाख लोगों में से 5% मौत शराब पीने से हुई है। जहाँ इसके अलावा 18% आत्महत्या शराब पीने के कारण होती है और इस शराब की वजह से 200 तरह की गंभीर बीमारियां होती है। दोस्तों, बात करते हैं कि तमिलनाडु में बिहारियों के साथ मारपीट मामले की जांच करके 3 सदस्यीय टीम वापस पटना लौट आई है। जब पटना लौटते ही टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोशल मीडिया पर प्रसारित खबरों को धार्मिक और फिर अफवाह फैलाने वाला करार दिया है। जब वही सोशल मीडिया पर प्रसारित खबरों पर को लेकर के आर्थिक अपराध इकाई की ओर से कार्रवाई तेज कर दी गई है। बिहार पुलिस की ओर से EOU द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी फेसबुक पर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि तमिलनाडु में बिहार के निवासियों के साथ तथाकथित हिंसात्मक घटनाओं से संबंधित सोशल मीडिया पर प्रकाशित असत्य, भ्रामक एवं उन्माद फैलाने वाले वीडियो एवं पोस्ट पर आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई जारी है।
दोस्तों बात करते हैं कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का एक ऑडियो वायरल हुआ है। अपनी पार्टी के एक नेता से बात करते हुए अखिलेश सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता राजीव प्रताप रूडी जहानाबाद जा रहे हैं, उनके समर्थन में जिंदाबाद के नारे लगा देना, जब बाद में कान में जाकर के कह देना कि अखिलेश बाबू भेजे हैं। हालांकि केडीबी लाइव इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। इस वायरल ऑडियो में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जहानाबाद जिले के एक कांग्रेस नेता से बात करके सुने जा रहे हैं। इस ऑडियो क्लिप की शुरुआत में अखिलेश प्रसाद सिंह अपनी पार्टी के नेता से पूछ रहे हैं कि क्या करना है। जहानाबाद का जवाब मिलता है कि जी हम तो आपकी सेवा में हैं, जो आदेश होगा आपका। जब उसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अपनी पार्टी के नेता को समझा रहे हैं कि जहां वह जहानाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की लड़ाई में ना पड़े, वे उसे चुनाव लड़वा देंगे। लेकिन उधर से बात कर रहे कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि उसे जिला अध्यक्ष ही बनना है या चुनाव नहीं लड़ना है। कुछ देर तक यही बात चलती रहती है। वायरल ऑडियो में अखिलेश सिंह उसे समझाते हुए सुने जा सकते हैं कि फिलहाल प्रदेश कमेटी में महासचिव बने दे रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को केंद्र की मोदी सरकार पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने और फिर लोकतंत्र की हत्या की कोशिश करने का आरोप लगाया है। जहां साथ ही उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार के परिसरों पर ईडी की छापेमारी को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है। ईडी की छापेमारी पर खड़गे ने ट्वीट किया है कि पिछले 14 घंटे से मोदी जी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर पर ईडी को बैठा करके रखा है। उनकी गर्भवती पत्नी और फिर बहनों को सताया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव जी बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, तब भी मोदी सरकार ने उनके प्रति मानवता नहीं दिखाई है। उन्होंने कहा है कि अब पानी सिर के ऊपर चला गया है। एक अन्य ट्वीट में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि मोदी सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके लोकतंत्र की हत्या का कृत्रिम प्रयास कर रही है। उन्होंने सवाल किया है कि जब देश से भगोड़े करोड़ों रुपए लेकर के भाग जाते हैं, जब परम मित्र की संपत्ति आसमान छूती है, तो फिर जांच क्यों नहीं होती। उन्होंने लिखा है कि इस तानाशाही का जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार पुलिस में स्वीकृत पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने की कवायद शुरू कर दी गई है। बिहार पुलिस दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद गृह विभाग ने विशेष बैठक करके पुलिस मुख्यालय से 1 हफ्ते के भीतर स्वीकृत पदों के विरुद्ध रोस्टर क्लियरेंस का प्रस्ताव मांगा है। इसके साथ ही 31 मार्च तक रोस्टर क्लियरेंस के साथ नियुक्ति के लिए आरक्षी चयन पर्षद को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। बिहार पुलिस में डायल 112 की RSS परियोजनाओं के तहत फेज 1 में 7808 पद, फेज 2 में 19,288 पद के अलावा सीधी नियुक्ति के तहत 48,477 पदों पर नियुक्ति की जानी है। इन पदों की कुल संख्या 75,573 है। इन पदों पर बहाली होगी। इतने पदों पर विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि नवनियुक्त पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। जब पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो से संपर्क करके नियुक्त पुलिसकर्मियों के लिए जांच जैसे बाहर प्रशिक्षण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। दोस्तों बात करते हैं कि तमिलनाडु में रहने वाले बिहारी मजदूरों पर कथित हिंसा के मामले की जांच करने गई बिहार सरकार की उच्च स्तरीय टीम पटना लौट आई है। शुक्रवार को टीम के नेतृत्व करता RIS अफसर और फिर ग्रामीण विकास के सचिव बाला मुरुगन डी ने टीम के अन्य सदस्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि जांच में सोशल मीडिया पर प्रसारित सभी वीडियो और पोस्ट फर्जी पाए गए हैं, जिनकी वजह से तमिलनाडु में रह रहे बिहारी मजदूरों के बीच तनाव फैला है। जब बिहार से गई टीम ने चेन्नई, त्रिपुर और कोयम्बटूर जिलों में तमिलनाडु सरकार के अधिकारी और श्रमिक वर्ग के प्रतिनिधियों से बातचीत करके उनका विश्वास बढ़ाने का काम किया है। इसका ही परिणाम रहा है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी कॉल सेंटरों के नंबर पर पहले जहां 500 से 700 कॉल आ रहे थे, वहीं 10 मार्च को इसकी संख्या घट करके मात्र 13 रह गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के वैशाली के महनार नगर के देशराजपुर वार्ड संख्या 27 में एक प्रेमिका अपने प्रेमी को खोजते हुए उसके घर पहुंच गई और जम करके हंगामा करने लगी। हंगामा करने के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। मामला वैशाली जिले के महनार से सामने आया है। प्रेमिका द्वारा हंगामा करने के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। यह प्रेमिका भी अपने प्रेमी को पाने की जिद पर अड़ी रही और वहां पर अपना डेरा जमाया बैठी रही। मिली जानकारी के मुताबिक शेखपुरा जिला निवासी प्रेमिका
शीलू कुमारी और महनार नगर के देशराजपुर निवासी सनोज कुमार पटना में रहकर के पढ़ाई और नौकरी की तैयारी करते थे। प्रेमिका शीलू अपने परिवार वालों के साथ काफ़ी समय से पटना में ही रह रही है, जहाँ दोनों की मुलाकात भी पटना में ही पढ़ाई के दौरान हुई थी और दोनों में प्यार हो गया। प्यार इतना परवान चढ़ गया कि दोनों एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताने का सपना देखने लगे। दोनों के बीच प्यार इतना परवान चढ़ गया कि दोनों ने शादी रचा ली। जब प्रेमिका शीलू ने बताया है कि उन दोनों ने बीते साल 2022 की 23 दिसंबर को शादी कर ली थी, जिसके बाद दोनों एक साथ रहने लगे थे। वही प्रेमिका शीलू ने प्रेमी सनोज कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 8 मार्च को होली के दिन प्रेमी सनोज वहां से भाग निकला और उसका तब से फोन बंद है, जिसके बाद प्रेमिका अपने प्रेमी सनोज को खोजते हुए गुरुवार को उनके घर पहुंची। हालांकि प्रेमी सनोज और उनके परिवार वालों घर पर नहीं मिले। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में विधान परिषद की खाली सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नाम की घोषणा कर दिया है। पार्टी के द्वारा 4 सीटों पर चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नाम की घोषणा कर दी है। उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से किया गया है। बड़ी बात यह है कि पार्टी के द्वारा अभी केवल सारण स्नातक, गया स्नातक, कोसी शिक्षक और फिर सारण शिक्षक सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। पार्टी का अभी गया शिक्षक पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा करना बाकी है। भाजपा द्वारा जो उम्मीदवार का नाम सूची में की गई है उसमें गया शिक्षक पद के लिए उम्मीदवार का नाम नहीं जारी किया गया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी अपना ये एक सीट किसी सहयोगी दल को दे सकती है। जी हाँ, उसमें चिराग पासवान की पार्टी लोजपा का नाम काफी आगे चल रहा है। आपको बता दूं कि नागालैंड में हुए विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, जहां लोजपा ने वहां 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके साथ ही कुल मतदान का करीब 8% भी हासिल किया है। जी हाँ, ऐसे में समझा जा सकता है कि एनडीए में चिराग का कद बढ़ाने पर भाजपा की केंद्रीय समिति विचार कर सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी के बाद मद्य निषेध विभाग के लिए परेशानी का सबब बनी शराब की जब्त बोतलें अब जीविका दीदी की आय का साधन बन गई है। जिन बोतलों के नष्ट किए जाने पर पहले जहां मिट्टी के प्रदूषण की परेशानी झेलनी पड़ती थी, जहां अब उन नष्ट बोतलों की कांच से बनी रंग बिरंगी चूड़ियां महिलाओं के हाथों में खनक रही है। ये बदलाव जीविका की तरफ से पटना जिले के सबलपुर क्षेत्र में लगाए गए चूड़ी निर्माण केंद्र से आया है। जहां मार्च महीने तक इस निर्माण केंद्र को करीब 39 टन शराब की बोतलें मिली थी, जिनसे करीब 6 लाख चूड़ियों का निर्माण किया जा चुका है। इसके लिए खाली बोतलें मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने मुहैया कराई है। शराब की बोतलों की टूटी कांच से चूड़ियां बनाने के कार्य में करीब 3 दर्जन जीविका दीदियां लगी है। इसमें उनका सहयोगी फिरोजाबाद से आए करीब 1 दर्जन विशेषज्ञ कारीगर रहे हैं। दोस्तों बात करेंगे कि जमीन के बदले नौकरी देने के मामले को लेकर के आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी के यहाँ कल ईडी की छापेमारी पड़ी। जब बिहार में दिन भर इस कार्रवाई की चर्चा होती रही, इसको लेकर के एक बार फिर से राजनीति बयानबाजी तेज हो गई है। जब वहीं इस कार्रवाई को लेकर के मीडिया ने सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया है तो फिर वहीं चुप्पी साध ली है। जब इस मुद्दे पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। सीएम नीतीश कुमार की इस चुप्पी को लेकर के बिहार में कई कयास लगाने शुरू हो गए हैं। इससे पहले भी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की पर पीएम को लिखे गए विपक्षी पत्र पर सीएम नीतीश कुमार के नाम नहीं थे। इससे बिहार की सियासी हलचल बढ़ गई है। पीएम को लिखे पत्र पर नीतीश कुमार ने साइन क्यों नहीं किया, इसको लेकर के सियासी अटकलें तेज हो गई है। हालांकि नीतीश कुमार, लालू यादव और फिर उनके परिवार के खिलाफ हो रहे कार्रवाई को लेकर के सेंट्रल एजेंसी पर कई दफे सवाल उठा चुके हैं। जब वहीं सीएम नीतीश कुमार के बदले मिजाज को लेकर के इन दिनों कहा जा रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जदयू अभी एकमात्र पार्टी है या जिसके कोई भी बड़े नेता सेंट्रल एजेंसी के रडार पर नहीं है। या सीएम नीतीश कुमार क्लीन इमेज के दाव पर नहीं लगना चाहते हैं, इसीलिए सीएम नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। जब वहीं बिहार में बदले राजनीतिक हालात को देखते हुए कहा जाने लगा है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं। 10 सालों में अब तक सीएम नीतीश कुमार 4-5 बार पलटी मार चुके हैं। दरअसल बिहार की राजनीति कभी भी किसी और करवट ले सकती है। आपको बता दूं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबियों पर पटना समेत दिल्ली के कई ठिकानों पर शुक्रवार को ईडी ने छापेमारी की। जब वही राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में स्थित आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना के आवास पर शुक्रवार की देर रात तक ईडी की छापेमारी चलती रही। करीब 12 घंटा ये छापेमारी चली।
दोस्तों बात करते हैं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती जहां राजनीति में सक्रिय होने के कारण लोगों के लिए परिचित रही है, वहीं पिता को किडनी देने वाली रोहिणी आचार्य के बारे में भी आम लोगों को काफी कुछ जानकारी है। लालू प्रसाद की जिन 3 बेटियों की चर्चा जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में हो रही है, उन 3 बेटियों के बारे में अभी भी लोगों के पास बहुत जानकारी नहीं है, या बहुत लोग नहीं जानते होंगे। ईडी ने चंदा यादव, रागिनी यादव और हेमा यादव के आवास पर छापेमारी की। ये तीनों बेटियां मीसा भारती और फिर रोहिणी आचार्य के बाद है, मतलब उनसे छोटी है। इनमें एक समाजवादी पार्टी के नेता की पत्नी भी है। लालू प्रसाद यादव की 7 बेटियां हैं, उनमें से 3 के घर पर ईडी की टीम ने छापा मारा है। चंदा यादव लालू प्रसाद यादव की तीसरी बेटी है। चंदा से बड़ी 2 मीसा भारती और रोहिणी आचार्य है। अच्छा, वहीं राजलक्ष्मी यादव, अनुष्का यादव और फिर धानु यादव इनसे छोटी है। चंदा का विवाह साल 2006 में पायलट विक्रम सिंह से हुआ था। चंदा के पति काफी समय तक एयर इंडिया से भी जुड़े रहे हैं। यह चंदा ने पुणे के अच्छे कॉलेज से LLB की डिग्री ली है। राबड़ी आवास पर पर्व त्योहार में अक्सर उनको देखा जाता है। इसके अलावा चंदा यादव सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती है और फिर पिता के समर्थन में कई पोस्ट भी करती है। रागिनी यादव लालू प्रसाद यादव की चौथी बेटी है। जब सभी बहनों में सबसे कम पढ़ी लिखी रागिनी यादव ही है, लेकिन करोड़ों की मालकिन है। जहाँ रागिनी का विवाह 2012 में समाजवादी पार्टी के नेता राहुल यादव से हुआ था। रागिनी यादव LIC की एजेंट है। जहाँ उनके पति राहुल यादव 2017 में यूपी विधानसभा के लिए चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। चुनाव आयोग के दिए गए हल्फनामे में रागिनी यादव के पति राहुल के पास करीब 25 करोड़ रुपए की संपत्ति है। हेमा ने रांची से BTech की पढ़ाई की है। हेमा की शादी विनीत यादव के साथ हुई है, जो दिल्ली के राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में हेमा पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का आरोप है। जहां इससे पहले भी साल 2022 के जुलाई में इस मामले में हेमा यादव को जांच एजेंसी ने रडार पर लिया था। कहा जाता है कि इस मामले में हेमा पर अन्य बेटियों के मुकाबले अधिक गंभीर आरोप हैं। दोस्तों बात करते हैं कि राज्य भर में यानी कि पूरे बिहार में 1,14,000 आंगनबाड़ी केंद्र वर्षों से स्वीकृत है। इसके बावजूद भी 6,000 केंद्र की स्थापना अब तक नहीं हो पाया है। राज्य कैबिनेट में सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना की स्वीकृति के बाद इन केंद्रों की शुरुआत होगी और बच्चों, महिलाओं और फिर लड़कियों को यहां से लाभ मिल पाएगा। जब बिहार सरकार ने 2025-26 तक इस योजना के संचालन के लिए 40 अरब 60 करोड़ 43,04,000 रुपए की स्वीकृति की गई है। योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना, पूरक पोषाहार, राष्ट्रीय पोषण मिशन, किशोरियों के लिए योजना एवं आंगनबाड़ी के भवन निर्माण में खर्च होंगे, ताकि केंद्र से मिलने वाली योजनाओं का संचालन बेहतर तरीके से हो सके। नए आंगनबाड़ी केंद्र शुरू होने के बाद नए पदों का सृजन होगा। समाज कल्याण विभाग के मुताबिक राज्य में यानी कि बिहार में 6,000 आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका, सहायिका की नियुक्ति होना है। योजना की स्वीकृति के बाद नियुक्ति कार्य भी तेजी से होगा। दोस्तों बात करते हैं कि इस साल सावन महीने में अधिमास होने से हिंदुओं के सभी प्रमुख पर्व त्योहारों पर इसका विशेष असर देखने को मिल रहा है। मार्च महीने में ही चैत्र नवरात्र, चैती छठ और फिर रामनवमी संपन्न हो जाएगा। इस महीने के अंतिम सप्ताह में वासंतिक नवरात्र तथा चैती छठ महापर्व होगी। इसलिए इस बार पिछले साल के मुकाबले 11 दिन पहले ही चैत्र नवरात्र शुरू हो रहा है। ज्योतिषाचार्य शंभू प्रसाद ने बताया है कि शास्त्रों के अनुसार सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से ही सृष्टि की रचना शुरू की थी। वहीं सतयुग की शुरुआत भी चैत्र से मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी महीने की प्रतिबद्धता को भगवान विष्णु की दशावतार से पहले अवतार मत्स्यासुर अवतरित हुए और फिर जल प्रलय के बीच घिरे मनु की सुरक्षित स्थल पर पहुंचाया था, जब प्रलय के बाद नई सृष्टि का आरंभ हुआ। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सीतामढ़ी के सुरसर निवासी धीरेन्द्र कुमार झा मुंबई के भोजपुरी सिनेमा जगत में फिल्म निर्माता निर्देशक के रूप में 10 सालों में एक मुकाम हासिल कर रखा है। उनकी दर्जनों भोजपुरी फिल्में गुंडे हैं हम, रक्त चरित्र, तू दिया और बात ये है हम, रोटी, प्रेम कैदी, एक विवाह ऐसा भी, लैला जैसी बड़ी हिट फिल्में और फिर बतौर निर्माता निर्देशक रहे हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में अब वह यूट्यूब के लिए भोजपुरी और मैथिली भाषा में सिनेमा और म्यूजिक वीडियो के लिए सीमांचल और मिथिलांचल के कलाकारों को मौका दे रहे हैं। मधु मंजिल आर्ट यूट्यूब म्यूजिक वीडियो के लिए फारबिसगंज यानी कि अररिया के फारबिसगंज के कलाकार आमिर समर खान को 100 वीडियो एल्बम गानों के लिए
करार किया है। जहाँ आमिर के गाने लगातार मधु मंजिल 8 यूट्यूब पर आ रहे हैं। जहाँ फिल्म निर्माता धीरेन्द्र कुमार झा ने बताया है कि सीमांचल और मिथिलांचल के कलाकारों में बहुत संभावनाएं दिखती है। जहाँ हम अपने अनुभव और फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी पहचान से अपने क्षेत्र के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, जहाँ से हमारे टैलेंट को निखारा जा सके। धीरेन्द्र झा ने बताया है कि आने वाली हमारी फिल्मों में भी मिथिला और फिर सीमांचल के स्ट्रगल कर रहे कलाकारों को ही ज़्यादा मौका दिया जाएगा। जब वहीं आमिर ने बताया है कि धीरेन्द्र झा जी जैसे निर्माता के लिए काम करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा गठबंधन सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के घरों की तलाशी लेने के बारे में बात की, जिसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी शामिल है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले के सिलसिले में ये 2017 में हुआ था, जब फिर हम यानी कि नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और फिर राजद अपने अलग अलग रास्ता चले गए। 5 साल बीत गए और जब हम एक साथ आए तो फिर से छापे पड़े, ये कहना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत करते कहा कि समाचार के तुरंत बाद केंद्रीय ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने तेजस्वी को लगातार दूसरे दिन पूछताछ के लिए बुलाया था। बाद में सूत्रों ने बताया है कि तेजस्वी समन छोड़ सकते हैं क्योंकि उनकी गर्भवती पत्नी राजश्री यादव रक्तचाप की समस्या के बाद अस्पताल में थी। अधिकारियों ने बताया है कि तेजस्वी को 4 मार्च को तलब किया गया था, लेकिन वे निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद आज के लिए नई तारीख दी गई। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो कतई नहीं भूलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।